Okay, good morning, all of you. Today we discuss the third chapter of 11th इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट बुक का जो थर्ड लेसन है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब कि इसको हिंदी में ड्रेनेज को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। ये नाइन्थ में भी एक टॉपिक था आप लोगों के पास में, ड्रेनेज सिस्टम नाइन्थ में भी था, जिसको हमने हिंदी में अपवाह तंत्र समझा था। मतलब कि नदियाँ जब बहती हैं, जब रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वो फ्लो करते हुए कौन कौन से पैटर्न अपनाती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पर जाती हैं, तो उनके बारे में हमने नाइन्थ में भी डिस्कशन किया था। बहुत अच्छे से समझ में आया था उसमें भी। अगर कुछ बच्चों ने अच्छे से नहीं किया है तो उसको आप डिटेल से फिर धीरे धीरे समझ लेते हैं। ये पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में आप पूरी इंडिया की रिवर्स के बारे में आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 पार्ट में हमें इस चीज को करना होगा और जो है देख पाएंगे हम इसको बारी बारी। तो मतलब समझ में आ गया हमें। लेसन का जो नेम है ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि अपवाह तंत्र, मतलब नदियों का पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न जो होता है ना, वो कई तरह का होता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला जो पैटर्न होता है ना, जैसे कोई रिवर यहाँ लिखा हुआ है डेंड्रिक पैटर्न, डेंड्रिक। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो अब यहाँ हम दिखा देते हैं और थोड़ा नजदीक कर देता हूँ इसको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने डेंड्रिक पैटर्न लिखा हुआ है। डेंड्रिक, डेंड्रिक मतलब ट्री लाइक पैटर्न। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, जैसे एक डाल होती है, उस डाल पे अलग अलग साइड में शाखाएं निकलने लगती है, उसी तरह जब एक रिवर होती है उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरी या तो जुड़ रही होती है उसमें। जैसे मान लो इधर से उधर से रिवर्स उसमें ज्वाइंट हो रही है, तो वो ट्री की जो ब्रांचेस लाइक शेप बन जाती है। जैसे एक पूरी ब्रांच है, उसकी अलग अलग जो शाखाएं ब्रांचेस बनती जा रही है, तो वो ट्री की ब्रांचेस लाइक शेप अगर कोई रिवर ले रही है, रिवर की अगर शेप, रिवर की ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, मतलब जो मेन नदी है, जैसे गंगा है तो गंगा की सहायक नदी होगी कौन सी, यमुना। तो यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी होगी। गंगा की कौन सी सहायक नदी, चंबल, सोन, केन, ये ऐसी सारी उसी के ट्रिब्यूटरी हैं। तो गंगा हो गई मेन नदी, और गंगा में इधर से ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से जो इधर उधर जुड़ेंगी, तो वो क्या अपनाएंगी, एक ट्री लाइक शेप पैटर्न अपनाएंगी। अगर ट्री लाइक शेप किसी रिवर की है तो वो डेंड्रिक पैटर्न है। DENDRITIC, डेंड्रिक, ठीक है। डेंड्रिक पैटर्न है वो, ठीक है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया, ट्री लाइक वेज। दूसरा जो पैटर्न होता है वो रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न मतलब रिवर की पैटर्न क्या क्या कैसे फ्लो कर रही है, कैसे उसमें ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न है वो है रेडियल। रेडियल मतलब हिल टॉप से, जैसे बारिश होती है मान लीजिए, या फिर बर्फ पिघलती है, तो क्या होता है हिल टॉप से, जैसे मान लो हिल है, हिल टॉप से इधर उधर रिवर्स बह के चलती हैं। जैसे मान लो हिमाचल से या फिर हिमालय पर्वत से रिवर बह के निकल के आ रही है, और वो क्या कर रही है, सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जैसे पहाड़ी की चोटी मान लो अरावली की हिल्स है, उसके अरावली हिल्स में बारिश हो रही है, तो इधर से भी रिवर निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, उधर से, ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से रिवर अलग अलग तरीके से निकलती है। तो ऐसा अगर पैटर्न कोई रिवर वहां बना रही है, या बहुत सारी रिवर ऐसा ही पैटर्न बना रही है, हिल टॉप से चारों तरफ निकल रही है, तो रेडियल पैटर्न हो जाता है। पहला वाला डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्री लाइक, ट्री ब्रांचेस लाइक, और दूसरा वाला हो गया रेडियल पैटर्न, जो कि फ्लो करता है ऑल डायरेक्शन में, ओके। थर्ड वाला है ट्रेलीज, ट्रेलीज, TRELLIS, ट्रेलीज पैटर्न। ये ट्रेलीज पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी पैरेलल पैरेलल चलती रहती है, पहले तो बराबर बराबर चलती रहती है। जैसे गंगा है, गंगा की यमुना जो है उसकी पैरेलल पैरेलल चलती रहती है, और फिर एक जगह पे जाके कहीं मिल जाती है। अगर कोई मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी पैरेलल पैरेलल चलते हुए कहीं पे जाके मिलेगी किसी भी एंगल से, राइट एंगल से या लेफ्ट एंगल से, अगर कहीं पर जाकर मिलेगी, तो ऐसा जो पैटर्न बनाएगी वो पैटर्न आपका ट्रेलीज पैटर्न होगा। ट्रेलीज पैटर्न लिखा हुआ है, ट्रिब्यूटरी फ्लो पैरेलल टू द ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के साथ वो बहती हुई चलेंगी और फिर जुड़ जाएंगी। जुड़ेंगे ज्यादातर राइट एंगल से, यानी कि सेकंड ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन होगी वो राइट एंगल से ज्वाइन होगी, सीधी सी बात। तो तीन हो गए। पहले वाला हो गया डेंड्रिक पैटर्न,
दूसरे वाला हो गया रेडियल पैटर्न और तीसरा वाला हो गया ट्रेलिस पैटर्न। पहले वाला ट्री ब्रांचेस लाइक, दूसरे वाला फॉलो फ्लो और डायरेक्शन, और थर्ड वाला हो गया पैरेलल टू मेन रिवर। ठीक है, फिर बाद में राइट एंगल से वो जुड़ जाती है उसमें। अब 4 नंबर जो है वो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल अब ये सेंट्रीपिटल क्या है? मान लीजिए कोई लेक है, यहाँ पे कोई झील है, उस झील में इधर से भी रिवर आकर उसमें पानी डाल रही है, उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उधर से, मतलब उस झील को भरने के लिए 1 2 या 3 साइड से या 4 साइड से रिवर आकर उसको भर रही है। तो ऐसा कोई पैटर्न बनता है, वो तो सेंट्रीपिटल हो गया। वो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर बना लिया उन्होंने, वहीं पर आकर वो गिरेंगी खड्डे में। गांव में कई जगह होते जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में पानी अलग अलग जगह से आकर जमा हो जाता है, तो वो पैटर्न क्या बनाता है? सेंट्रीपिटल। वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल पैटर्न। तो 4 पैटर्न में रिवर बहती है भाई। डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्री लाइक शेप, रेडियल पैटर्न, फ्लो ऑल डायरेक्शन, हिल टॉप से। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न, पैरेलल पैरेलल चलेंगी और आगे जाके जुड़ जाएंगी। ठीक है, और फिर सेंट्रीपिटल चारों तरफ से आएंगी और एक झील में पानी जमा कर देंगी। तो 4 टाइप के पैटर्न रिवर्स के होते हैं, ये हर जगह होते हैं। ऐसे नहीं कि मैं इंडिया में ही बता रहा हूँ, ये दुनिया में जहां पर भी नदियां बहेंगी वो इन 4 पैटर्न पे कहीं ना कहीं वो काम कर रही होंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, अमेज़न रिवर हो गई, नील रिवर हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारी इंडिया की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और ये इंडस है, ये सारी हो गई। चाइना की सांपोर रिवर है जो बाद में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बन जाती है आसाम में आने के बाद। आसाम से पहले वो ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती, आसाम से पहले उसे सांगपो रिवर कहते हैं। सांगपो, टी साइलेंट हो जाता है, SANGPO, सांगपो ऐसे बोला जाएगा, लेकिन वो टी साइलेंट हो जाता है, सांगपो रिवर, सांगपो, SANGPO, सांगपो रिवर। फिर ये जब आसाम में एंटर करती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। मतलब वहां के लोग ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा करते हैं, और जब ये रिवर आते हैं तो वहां के लोगों की फसल अच्छी होती है, बहुत बढ़िया फसल होती है आसाम में। ठीक है, तो आसाम के लोग उसे कहते हैं ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा जी का बेटा ब्रह्मपुत्र। तब आसाम में आके उसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। और फिर वही रिवर आगे बहती हुई चली जाती है। तो इस तरह से मतलब ये रिवर अलग अलग एरिया में क्रॉस करती है, अलग अलग पैटर्न में। अब हमारे पास एक इंडिया का फिजिकल मैप है, उस फिजिकल मैप को हम देखकर समझकर ये देखेंगे कि इंडिया की जो लोकेशंस हैं वो कैसे हैं, वो कैसे नहीं है, उस फिजिकल मैप से हम समझ लेंगे। ओके, देखिए, ठीक है, आप देखिए फिजिकल मैप में यहाँ बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। अब इस फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इंडिया की लोकेशन कैसी है। इंडिया की लोकेशन कैसी है मैं आपके लिए ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये इंडिया का मैप है हमारा। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं और इसको कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि इंडिया का मैप जो है वो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। इस इंडिया के मैप में आप पूरे इंडिया का फिजिकल फीचर देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि इंडिया का फिजिकल फीचर हिमालय है, और ये हो गया फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन एरिया बीच वाला, और ये हो गया आपका साउथ का डेक्कन, और ऊपर हो गया मालवा। ठीक है, तो इस तरह से ये, ठीक है, तो ये सारा हो गया। ओके, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इंडिया में किस तरह से फिजिकल फीचर, उसी हिसाब से यहाँ पर रिवर फ्लो करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई इंडिया में ये जो हिमालय है, तो हिमालय से बर्फ पिघल पिघल के फिर गंगा और जो है यमुना इधर यूपी क्रॉस करते हुए यूपी के बीचों बीच फिर निकलती चलेंगी, उसकी तरफ आती हुई चलेंगी। ठीक है, उसके अलावा ये वाला फिर इधर से इंडस रिवर ऊपर से बहती हुई ऐसे आएंगी और वो पाकिस्तान क्रॉस करती हुई आगे गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में चली जाएंगी। ये वाला पार्ट अरेबियन सी हो गया, ये वाला बंगाल की खाड़ी हो गया। इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो 2 ही टाइप के हैं, या तो रिवर अरेबियन सी में आके गिरेंगी या फिर रिवर बे ऑफ बंगाल में। तो ड्रेनेज उनका होगा अरेबियन सी के अकॉर्डिंग, या फिर उनका ड्रेनेज होगा बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ लेते हैं कैसे है भाई। तो देखिए मैं आपको एक बार रियल लोकेशन इंडिया में दिखा देता हूं। तो भाई यहां से निकलती है इंडस, इस जगह से इंडस, और कश्मीर में एंटर करती है। इंडस को पहले सिंधु नदी भी कहते थे, इंडस को सिंधु भी कहते थे, और पूरे एरिया को सिंधुस्तान भी कहते थे, नदी के नाम पर रखा हुआ था सिंधुस्तान। तो ये इंडस यहाँ से बन के चलती है और यहाँ से जम्मू कश्मीर को क्रॉस करती हुई और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये पाकिस्तान में क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करते हुए फिर ये गुजरात के नजदीक रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन है गुजरात में, कच्छ का जो दलदल का क्षेत्र है जहां पर भूकंप भी आया था एक बार, ठीक है, वहां पर ये आ जाती है। बेटे पर्दे सारे खोल,
ठीक है। तो देखो इस तरह से की, ठीक है, तो ये सारा कच्छ के रण में होती हुई ये चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस यहां से आ रही है। अच्छा, इंडस अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी भी होती हैं, मतलब सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां होती है? जैसे कि मैं ये कहूं कि इंडस की सहायक नदी है रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज। रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो ये नदियां इसी के साथ बहती हुई ये इंडस, और इंडस के बाद फिर यहीं से होती हुई सतलुज भी आ जाती है, यहीं पर व्यास नदी भी आ जाती है, यहीं पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल से होती हुई सतलुज नदी भी निकल जाती है। देखो कौन कौन सी? रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज, यहां से निकलती हुई फिर पाकिस्तान होती हुई चली जाती है। इन पांचों नदियों का जैसे कि सतलुज 1, रावी 2, चिनाब 3, व्यास 4 और झेलम 5, ये पांचों नदियां सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, ये पांचों नदियां हैं जिन्होंने पूरे पंजाब के मैदान को बनाया है, पंजाब के मैदान को सारे को बनाया है। तो 5 नदियों से बने हुए 5 आब मतलब वो एरिया पंजाब, नाम पंजाब का इसी वजह से पड़ा है क्योंकि उसे 5 नदियों ने मिलकर बनाया। वो 5 नदियां किसकी सहायक थी? इंडस की सहायक थी, ठीक है। तो आधा पंजाब आजकल पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहां है? इंडिया में, ठीक है। तो पंजाब को बनाने वाली इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी याद रखना, इंडस की 5 है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास, ये 5 नदियां हैं। और एक बात और बता दूं आपको, रावी नदी के किनारे ही पहली बार हमने अपना इंडिपेंडेंट डे मनाया था, जो कि 26 जनवरी 1930 का था। कमाल की बात, आप कहते इंडिपेंडेंट डे, 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे होता है, गलत। पहली बार जब इंडिया में ब्रिटिश टाइम में जब इंडिपेंडेंट डे मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 था, ठीक है। रावी नदी के किनारे झंडा लहराया गया, तिरंगा, और जवाहरलाल नेहरू के डायरेक्शन में जो है इंडिपेंडेंट डे मना लिया गया था, ठीक है। लेकिन हमारा जो बाद में रियल इंडिपेंडेंट डे जो इंडिया में जो आजादी के बाद जो बना था, वो इंडिपेंडेंट डे हमारा क्या था? वो इंडिपेंडेंट डे था हमारा 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो इस तरह से ये हम समझ लेते हैं। तो ये हो गई इंडस, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी यहां से व्यास, फिर रावी, चिनाब, झेलम, और सबसे नीचे आती है सतलुज, ठीक है। सबसे नीचे सतलुज बहती हुई आती है मैप बॉर्डर से, चंडीगढ़ के पास से, चंडीगढ़ से ऊपर से होती हुई आती है सतलुज, ठीक है। और इसी सतलुज नदी पर इंडिया का सबसे बेहतरीन बांध बनाया गया है, भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है बांध, ठीक है। और भाखड़ा नंगल डैम से 3-4 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब के नंगली विलेज में बनाया गया है और उससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली तक की जो बिजली की सप्लाई होती है। बहुत बढ़िया डैम है ये, और इससे काफी इरिगेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो चुका है। हरियाणा की जो नहरें हैं और जो ये पंजाब की जो नहरें हैं, ज्यादातर पानी वहीं से आता है। पहले बिजली बना लेते हैं और बिजली बना के बाद में उसको इरिगेशन के लिए पानी को यूज कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया सिस्टम सतलुज का है वहां पे। तो इंडस का रिवर सिस्टम हम समझ रहे थे, इंडस जो यहां से बन के चलती है और फिर उसके 5 सहायक नदी उसके सारे पैरेलल चलती रहती है। और पाकिस्तान में इस जगह पर ये जो देखो यहाँ पे मिलान कर रही है, ये पाकिस्तान में इस जगह को मिठान कोट कहते हैं। ये 5 नदियां अपनी मेन नदी में, 5 रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास, ये 5 नदियां अपनी मेन नदी इंडस में जाके मिठानकोट में मिलेंगी। पाकिस्तान का जो मिठानकोट है वहां जाके वो मिलेंगे और फिर एक बन के चल पड़ेंगी ये। अरे पाकिस्तान का जो पूरा इरिगेशन सिस्टम है ना, आपको मैं बता दूं बच्चों की पाकिस्तान का जो पूरा जो नहरी जाल है वो हमारे इंडस की वजह से ही है। अगर हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ में 1960 में, 1960 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट से, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान इंडस रिवर का 80% पानी यूज करेगा, ठीक है, 80% यूज करेगा और हिंदुस्तान इसका कितना 20% यूज करेगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान में बारिश नहीं होती भाई। हमारे राजस्थान में कम बारिश होती है, हमारे राजस्थान में 10 मिलीमीटर, सिर्फ 10 मिलीमीटर बारिश होती है साल भर की,
साल भर की 10 मिलीमीटर केवल, और पाकिस्तान खाली रह जाता है बारिश से। तो उस जगह पर बारिश का कोई सोर्स है नहीं, इसीलिए इंडस रिवर से उन्होंने लगा रखे हैं कैनाल्स और पूरी बना रखी है। तो हमारा एग्रीमेंट 1960 में इंडस रिवर पर हमारा हो रखा है। इस चीज को लेकर कई बार हमारे इंडिया में भी इशू हो जाते हैं कि यार पाकिस्तान इतना सारा टेररिज्म एक्टिविटी कर रहा है हमारे साथ में, तो इंडस का पानी क्यों नहीं बंद कर देते हम, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाए किसी तरह से, इंडस का पानी बंद कर दो। तो उससे क्या होगा भाई, कई बार ये कुछ हो जाता है, पानी बंद करने से क्या होगा, इतना पानी तुम कहां रोकोगे भाई, 80% पानी अगर इंडिया की तरफ मोड़ दिया जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। इस सिस्टम को कैसे, क्योंकि अगर पहले शुरू में ही कर लेते जब तो बात दूसरी होती। अब भाई जो खाली जगह थी वहां पे लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है, अगर सेटलमेंट लोगों ने कर लिया और पानी इंडस का इधर मोड़ दोगे तो कहां लेके जाओगे, सेटलमेंट पूरा डूब जाएगा, मतलब कि लोग जो बसे हुए वो डूब जाएंगे। तो बड़ा एक क्रिटिकल इशू है ये, गवर्नमेंट इस पे कई बार इस पे विचार करते रहे, सोचती रहती है क्या करना चाहिए क्या नहीं। मोदी गवर्नमेंट के बाद तो ये चीजें बहुत हाइपर हो गई, एक तरह से बहुत ज्यादा लेवल पे आ गई है कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ और क्या नहीं। पानी बंद कर दो इनका, पानी बंद कर दो, 1960 में एग्रीमेंट हुआ तो बंद कर दो, इंडस रिवर पर जो हुआ था। ऐसे कई बार इशू हो जाता है कि भाई क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो चलो फिर भी हम इंडस के बारे में समझ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से फिर हम देखते हैं। दूसरी रिवर सिस्टम और कर लेते हैं, डिटेल हमारे पास बोर्ड पे है, हम उस डिटेल के बारे में समझेंगे भी कहां से कैसे है। तो लोकेशन हमें समझ में आ गई, यहाँ चाइना से निकलती हुई वो, यहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते कैलाश माउंटेन के, कैलाश पर्वत, महादेव शिव जी भगवान जहां पर आराधना करते हैं, ऐसे हमारी किताबों में लिखा हुआ है, पुराणों में, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत से, कैलाश ग्लेशियर से पिघलती है बर्फ, और बर्फ पिघलती है और फिर बन के चलती है नदी, इंडस नदी, ठीक है, और बहती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और उसकी बाकी की सहायक जो है मिठानकोट में आके मिलती है। ओके, अब दूसरी वाली जो नदी है, आप क्या समझ रहे हो, हिमालयी रिवर सिस्टम। इंडस हिमालय की रिवर है तो हिमालयी रिवर सिस्टम हो गया, गंगा हिमालय की नदी है तो हिमालयी रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो वो भी हिमालय ही रिवर सिस्टम है, या फिर नॉर्दर्न रिवर सिस्टम कह दो, दो तरीके से नाम ले सकते हो, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम या हिमालयी रिवर सिस्टम। ओके, अब दूसरी वाली है गंगा। ये गंगा देखिए उत्तराखंड के जस्ट बिल्कुल कोने से, उत्तराखंड के जस्ट बिल्कुल कोने से दो नदियां बन के चलती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी नदी के बारे में तो पहले पुराणों में बहुत बातें हुई है कि राम भगवान के जो दादा परदादा थे भागीरथ, श्री राम जी के जो परदादा थे भागीरथ, उन्होंने गंगा का अवतरण धरती पर कराया था कि भाई हमारे पूर्वज है उनका पिंडदान नहीं हो रहा है, उनका जो है हमें उनका जो पुण्यदान कराना है, और गंगा को लेकर वो आए थे। तब शिव जी की जटाओं से वो भागीरथी नीचे यूपी तक ले जाई गई थी, अयोध्या तक ले जाई गई थी, अयोध्या तक ले जाई गई थी। तो वो जगह है ये अलकनंदा और भागीरथी की, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर बिल्कुल चाइना बॉर्डर से निकलती हुई आती है ये, और फिर आके ये मिलती हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, फिर ये आगे बढ़ती है मिलकर, दोनों नदी मिलकर देवप्रयाग में फिर आगे बढ़ती हैं, और हरिद्वार जो यूपी का एरिया है फिर ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है, नॉर्दर्न प्लेन में फिर वो एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो फिर यूपी बहते हुए, यूपी में बहते हुए फिर आगे बिहार होते हुए, और फिर वेस्ट बंगाल के पैरेलल नीचे उतरती हुई, वेस्ट बंगाल के पैरेलल नीचे उतरती हुई फिर आपकी कौन सी बे ऑफ बंगाल में उतर जाती है। ठीक है, इस बीच में गंगा के ऊपर से घाघरा नदी, कौन सी, घाघरा नदी, घाघरा नदी एंटर करती है, गंडक नदी नेपाल से, दोनों नेपाल से, घाघरा नदी भी नेपाल से आती हुई गंगा में मिलती है, और गंडक नदी भी नेपाल से आती हुई गंगा में मिलती है, और बिहार में कोसी नदी, वो भी तीन हो गई नेपाल की साइड से, पहले वाली घाघरा, दूसरी वाली गंडक और तीसरी वाली कोसी। कोसी नदी का तो इतना बुरा रिकॉर्ड है, बिहार के लोगों को बर्बाद कर देती है। ये नदी बार बार रास्ता बदलती है, बार बार रास्ता बदलती है, और हर बार जब भी आती है तो पूरी फसल खत्म, बिल्कुल खत्म, और बिहार के लोग बेचारे फिर नौकरी पेशा करने के लिए फिर इधर हरियाणा पंजाब इधर आते हैं, फिर वो बहुत बुरी हालत कर देती है भाई। ठीक है, तो कोसी नदी तो यूपी के ऊपर से नेपाल से मिली, पहली वाली घाघरा, दूसरी वाली गंडक और तीसरी वाली हुई कोसी। ठीक है, ये तीनों इसमें मिलती है, गंगा में एंट्री करती है, मतलब कि गंगा और उसकी तीन हो गई, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, अब गंगा की इस साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है, वो है यमुना, लेकिन यमुना गंगा के पैरेलल होती हुई आती है, पहले तो उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तराखंड से होती है हरियाणा के पैरेलल होती हुई, यमुना नदी हरियाणा के बॉर्डर आती है, बिल्कुल ऊपर उत्तराखंड से हरियाणा के बॉर्डर आई और फिर यूपी में निकल गई। हरियाणा की जो बाउंड्री लाइन है उसमें आप यमुना को देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, और फिर
हरियाणा के नजदीकी दिल्ली भी तो पड़ता है, तो दिल्ली को भी यमुना बीचों बीच क्रॉस करती है। ठीक है, पहले उत्तराखंड यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, जो ग्लेशियर है ऊपर जहां से गंगा बन के चली कैलाश माउंटेन से, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर था। और दूसरी वाली जो नदी वहीं से आसपास से कैलाश से निकल के निकली, कौन सी, यमुना, वो यमुनोत्री ग्लेशियर था। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, तो वहां से बन के दोनों नदी निकली और फिर हरियाणा के बॉर्डर से होती हुई आगे निकली, दिल्ली को क्रॉस किया और दिल्ली क्रॉस करती हुई फिर यूपी में चली जाएंगी। कौन सी चली जाएगी, यमुना। अब यूपी में जाकर इलाहाबाद में, यूपी में जाकर इलाहाबाद में इन दोनों का संगम होता है। गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, लेकिन वहां पर एक छोटी सी लोकल रिवर और है, सरस्वती। ठीक है, वहां की यूपी की छोटी लोकल रिवर है जो ऊपर से तो नहीं आ रही, आसपास के माउंटेन से बहती हुई वहां आ जाती है और फिर तीनों नदियों का संगम बनता है इलाहाबाद। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में होता है। ये फिर आगे बढ़ जाती है। अब गंगा के साथ जो पैरेलल बहती हुई नदी है यमुना, उस यमुना की भी इधर मध्य प्रदेश से कुछ ट्रिब्यूटरी है। उस यमुना की भी, यमुना खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी है। देखो फिर कह रहा हूं मैं, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यमुना की भी अपनी ट्रिब्यूटरी है जो नीचे की साइड से आ रही है। नीचे की साइड से आ रही है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आती हुई राजस्थान साइड से आती हुई कौन सी है, चंबल। चंबल, मध्य प्रदेश में चंबल घाटी बड़ी प्रसिद्ध रही है पुराने टाइम में भाई, डाकुओं की घाटी होती थी चंबल की घाटी में, जो चला गया व्यापारी मतलब ही नहीं वापस आ जाए वहां से, बहुत भयंकर हालत कर देते थे वहां पे चंबल के डाकू। तो चंबल के पत्थरों से, चंबल की भीड़ों से बहकर आ रही नदी चंबल नदी। ठीक है, और फिर यमुना में एंटर कर जाती है, यमुना में एंट्री उसकी हो जाती है। दूसरी है सोन नदी जो एमपी से होती हुई, फिर तीसरी है केन नदी, और सोन केन और फिर बेतवा, सोन केन बेतवा। देखो यमुना में नीचे से 4 नदियां मिली, पहली वाली चंबल, सोन केन और बेतवा, चंबल सोन केन और बेतवा। अब गंगा का रिवर सिस्टम गिनो दोबारा से। गंगा बह के आई, गंगा बह के आई, ठीक है, और गंगा बह के आई तो क्या हुआ, गंगा बहते बहते हुए आई और बहते हुए क्या, उसमें ऊपर से मिली घघरा, गंडक और कोसी। फिर गंगा के सब पैरेलल बहती हुई यमुना, यमुना में नीचे से मिली गंडक, नहीं सॉरी वो कौन सी, चंबल, सॉरी यमुना में जो मिली चंबल, सोन, बेतवा और केन, चंबल, सोन, बेतवा और केन, ये तीनों चारों नदी यमुना में मिल गई। अब ये बन गया पूरा एक सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, देखो इंडस रिवर सिस्टम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस अकेली तो चल नहीं रही भाई, उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरी भी साथ साथ चल रही है और मिल रही है और बड़ा एरिया बना रही है, तो इंडस रिवर सिस्टम। और अगर साउथ गंगा की तरफ देखें तो गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरी और गंगा की अपनी खुद की ट्रिब्यूटरी, तो वो भी एक बड़ा सिस्टम बना लेती है, गंगा रिवर सिस्टम। इसको गंगा नदी नहीं कह सकते अकेला, इनको सिस्टम कहते हैं पूरी, क्योंकि सारी नदियां एक साथ बह के चल रही है। गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। अब तीसरी वाली और देख लेते हैं भाई। अब तीसरी वाली जो हिमालय की रिवर है वो है यहां से ही, कैलाश के आसपास से ही, तिब्बत के आसपास से ही बह के चल रही है, वो है जो चाइना में चलती हुई सांगपो रिवर। सांगपो, वो ऊपर ऊपर तिब्बत बहती बहती हुई आती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और उस एंट्री करते ही पहले तो इसका नाम चाइना में सांगपो रिवर है, सांगपो, TSANGO, सांगपो रिवर, सांगपो रिवर। पहले तो चाइना में उसका सांगपो रिवर होता है, फिर अरुणाचल में प्रेस करते ही उसको दिबांग और दिहांग कहते हैं, दिबांग और दिहांग कहते हैं, सांगपो और दिबांग और दिहांग, ये हो गई। और जैसे ही वो आसाम में एंटर करती है, देखो ये ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, आसाम है, ये पूरा आसाम है। इस आसाम में जैसे वो नदी एंटर करेगी तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र, नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र की बहुत पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और इधर वाली जो गंगा है, यूपी में गंगा की बहुत पूजा होती है, गंगा के पानी को, पवित्र पानी को मंदिरों में यूज किया जाता है, और गंगा के पानी को बहुत बढ़िया ढंग से जो है हर तरह की मेडिकल्स में और अलग अलग चीज में यूज किया जाता है बढ़िया ढंग से। अरे नदियों की तो हमारे बड़े लेवल, नदियों की तो हमारी पूजा होती रही है, पहले से ही पूजा होती रही, हमारे देश में नदियों की पूजा होती रही है हमेशा से। ठीक है, तो गंगा नदी की पूजा होती है, गोदावरी की पूजा होती है, और ब्रह्मपुत्र की पूजा होती है, काफी यहाँ पे नदियों को देवी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री हुई आसाम में, और आसाम में एंट्री होती है बांग्लादेश में भी चली जाएगी।
ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में पहुंचती है, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम होते हुए जब बांग्लादेश में पहुंचती है, तब उस ब्रह्मपुत्र का नाम जो है मेघना, ठीक है, सॉरी जमुना, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, और गंगा जो इसमें पहुंची उसका नाम हो गया मेघना। गंगा बन गई मेघना और ऊपर वाली जो है वो बन गई जमुना। देखो यमुना का नाम नहीं ले रहा मैं नाम ले रहा हूं जमुना का, जमुना, तो ब्रह्मपुत्र बन गई जमुना और वो बन गई मेघना, ठीक है। इस तरह से ये दोनों नदियां बांग्लादेश में उतरती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ड्रेन कर जाती है। तो ये हो गया आपका हिमालय रिवर सिस्टम, ठीक है, हिमालय रिवर सिस्टम। अब बात करते हैं हिमालय रिवर के अलावा फिर साउथ की रिवर की, जो साउथ है, ये तो नॉर्दर्न हो गया। अब बात करते हैं साउथ की, तो साउथ की नदियां जो है मध्य प्रदेश से होती हुई इधर आती हैं, इधर की साइड में, इधर की साइड में आती है और कुछ उधर जाती है। तो दो नदियां इधर बे ऑफ अरेबियन सी की तरफ आती है, दो नदियां, एक तो होती है मध्य प्रदेश से होती हुई और महाराष्ट्र से होती हुई, पूरी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होती हुई आती है नर्मदा, नर्मदा जो गुजरात के इस एरिया पे आके ड्रेन करती है, जो नर्मदा नदी बीचों बीच से होती हुई बैतूल पठार से होती हुई, यहां से होती हुई और फिर यहां आके ड्रेन करती है, इसको कहते हैं नर्मदा नदी। और दूसरी उसके पैरेलल बहती हुई आती है जिसको कहते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो इधर आके अरेबियन सी में ड्रेन करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। अब दो हो गई इस साइड की, साउथ की नदियों में दो हो गई इस साइड की, अरेबियन साइड की, ठीक है, अरेबियन साइड की हो गई, ठीक है, ओके। अब देखिए कि इधर की साइड की दो हो गई, अब उधर वाली कौन कौन सी है, उधर वाली होगी इससे मध्य प्रदेश से होती हुई वो आती है, और पहली होगी महानदी जो उड़ीसा में आके ड्रेन करती है, महानदी जो उड़ीसा में आके ड्रेन करती है, और फिर उससे अगली फिर गोदावरी जो महाराष्ट्र से होती हुई आंध्र प्रदेश में ड्रेन करती है, गोदावरी। वैसे साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। वैसे एशिया वाइज देखा जाए ना, और इंडियन कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में बहुत कम पार्ट में होती है, बहुत कम पार्ट में होती है, इसलिए हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी तो गंगा ही कहलाएगी। अब इधर की साइड में तो हो गई दो, नर्मदा और ताप्ती, और उधर की साइड की हो गई चार, 4 रिवर है। वो क्या हो गई, 4 रिवर है। तो 4 रिवर में पहली कौन सी होगी, महानदी, महानदी उड़ीसा में पहुंची। फिर महानदी पर तो हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, बहुत बेहतरीन डैम है महानदी का, हीराकुंड डैम, ठीक है। और ये हो गया आपकी कौन सी, गोदावरी, गोदावरी फिर ये आंध्र प्रदेश में आकर यहाँ पर ड्रेन कर जाती है। फिर तीसरी वाली होगी इधर से ये कृष्णा नदी, कृष्णा जो तमिलनाडु बॉर्डर पे आती है, कृष्णा नदी, ये होगी तमिलनाडु बॉर्डर पे। और वो कृष्णा का एक और पार्ट भी है, कृष्णा की एक और नदी तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों यहाँ कर्नाटक से होती हुई फिर जो है तमिलनाडु में आके ड्रेन कर जाती हैं। और फिर आखिरी वाली नदी इस साइड की है, वो है कावेरी, वो है कावेरी, तमिलनाडु से होती हुई फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो चार हो गई इस साइड की, एक तो हो गई महानदी उड़ीसा तक की जा रही है, दूसरी वाली हो गई गोदावरी, और तीसरी वाली हो गई फिर कृष्णा और तुंगभद्रा। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ओके। तो ये हो गई, और फिर लास्ट वाली हो गई कावेरी। तो ये हो गया साउथ रिवर सिस्टम, क्या हो गया ये, साउथ रिवर सिस्टम, ठीक है। और फिर ऊपर वाला हो गया हमारा नॉर्दर्न रिवर सिस्टम। तो ये इंडिया का पूरा है। कुछ छोटी छोटी नदियां और भी है इंडिया में, जैसे मैं बात करता हूँ गुजरात की साबरमती, गुजरात की साबरमती नदी, गुजरात की साबरमती नदी, और जो है राजस्थान की लूनी नदी, राजस्थान की लूनी नदी छोटी सी नदी है, खुद ही ड्रेन कर जाती है अपने एरिया में, राजस्थान से बाहर नहीं जाती, ना वो अरेबियन सी में जाती है, वो राजस्थान में ड्रेन कर जाती है। लूनी नदी, कहते हैं कि लूनी नदी का इतना पानी खारा है कि वहां के लोग इसे लूण बनाते हैं, मतलब नमक बनाते हैं। लूण राजस्थान में बोलते हैं नमक को, लूण जो है राजस्थान में बोलते हैं नमक को। तो उसी लूनी नदी के पानी से बनाया जाता है नमक, ठीक है। तो वो हो गई लूनी नदी जो राजस्थान में ड्रेन कर जाती है। और गुजरात की होगी साबरमती, साबरमती के किनारे तो गांधी का आश्रम है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। तो उनका जो आश्रम है वो साबरमती में, तो साबरमती नदी गुजरात की हो गई, ठीक है। तो ये छोटी मोटी नदियां हैं जो कि यहाँ बहती है। माही नदी भी है, यहाँ गुजरात के आसपास माही नदी भी है, लूनी, साबरमती, माही, तो ये छोटी मोटी नदियां और भी है।
तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैप पे कि भाई कैसे है, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। ये इंडस हो गई, ये गंगा हो गई, फिर ये यमुना इसके पैरेलल चलती हुई आ रही है, फिर ये ब्रह्मपुत्र हो गई जो ऊपर से होती हुई इधर आ रही है आसाम से होती हुई, और फिर इधर की तरफ दो आ गई, एक तो हो गई आपकी नर्मदा और दूसरी होगी ताप्ती उधर की तरफ जाती हुई कौन सी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा तो भद्रा और हो गई कावेरी। तो ये आपको एक्चुअल लोकेशन मैप में समझ में आ गई है, ठीक है। और इसी हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अब इसको डाटा ले लेते हैं। इसके जो मेन डाटा है, आप ये रिवर्स पानी फ्लो करेगी उसमें ड्रेन कर देगी, ओके ठीक है। ओके तो देखिए अब बात करते हैं दो रिवर सिस्टम इंडिया में, हमने समझ लिया। एक तो अरेबियन सी में जाने वाली रिवर है और दूसरी वाली क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर है, ओके। अब देखिए इंडिया में सिस्टम जो है वो हिमालयी रिवर सिस्टम, जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, वैसे दो ही होते हैं, या तो हिमालयी रिवर सिस्टम और नॉर्दर्न सिस्टम है, या फिर साउथ की रिवर सिस्टम। दो टाइप के रिवर सिस्टम है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हिमालय का पहले समझ लेते हैं। तो देखिए ये रही इंडस, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, इंडस, ठीक है। तो देखिए इंडस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इंडस जो है कहां से निकलती है, चाइना की साइड से ग्लेशियर पिघल कर चलती है। कितनी हाइट से, उसकी हाइट काफी होती है, ठीक है। हाइट बहुत होती है 4164 मीटर, इतनी हाइट से ग्लेशियर से पिघल के चलती है, इतनी हाइट से वो पिघल कर चलती है, ठीक है। इतनी हाइट से, आई थिंक यहां से आपको क्लियर दिखेगा, तो इतनी हाइट से पिघल कर वो चलती है पानी, ठीक है। तो पिघल के चलती है। तो इंडस रिवर सिस्टम का जो टोटल एरिया है, इंडस का जो इंडिया और पाकिस्तान टोटल इंडिया और पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो जो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिला के, क्योंकि इंडिया दोनों जगह, इंडस जो है वो दोनों जगह तो ड्रेन करती है, मतलब पहले इंडिया में जम्मू कश्मीर में और फिर पाकिस्तान में, फिर कहां, पाकिस्तान में। तो टोटल एरिया हो गया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडस का एरिया है, इंडस का एरिया है, ठीक है, इंडस का एरिया है, ओके। तो देखिए आगे, ओके तो ये है इंडस का एरिया। और ये इंडिया जो है, इंडिया में ये कितना करती है, 3,21,000, ठीक है, 3,21,000 जो एरिया है वो इंडिया में इसका ड्रेन करता है। टोटल कितना, 11,65,000, और एरिया टोटल कितना है, 3,21,289, ठीक है। दोबारा देखिए इंडिया का 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया में इसका होता है, ओके। अब देखिए इसको पहले सिंधु भी कहते थे, इसको पहले सिंधु नदी भी कहते थे। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर से बन के चलती है। ग्लेशियर कौन सा है, बोखरचू का एरिया, बोखरचू एरिया ये ऊपर है जो कैलाश माउंटेन में, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू एरिया से बनकर चलती है। लैटिट्यूड कितना, वहां जहां से बन के निकली है, कितनी हाइट पर, 4,164 मीटर की हाइट से इंडस बन के चली है। एक्चुअल लैटिट्यूड कितने हैं, 31 डिग्री और 15 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री और 15 मिनट नॉर्थ से बन के चलती है, ठीक है। और इंडिया का लास्ट लैटिट्यूड कितना है, 37 डिग्री और 6 मिनट, इंडिया का तो है 37 डिग्री और 6 मिनट। तो ये कहां से बन के चली है, 31 डिग्री और 15 मिनट से बन के चली है। लॉन्गिट्यूड कितना है, 81 डिग्री और 40 मिनट पे, 81 डिग्री और 40 मिनट पे है, ठीक है, 81 डिग्री और 4 मिनट पे है, ठीक है। तो ये है आपका रिवर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए इंडस रिवर के बारे में समझ लिया हमें। अब देखना है कि जो ये कैलाश माउंटेन से बन के चलती है, कहां से, कैलाश से, मैंने बताया भी था आपको, कैलाश से बन के चलती है। और तिब्बत से होती हुई ये 4,164 मीटर से हाइट से चलती हुई नीचे जाती है, ठीक है। ये कहां का बहती है, ये कहां का बहती है, लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित, श्योक, नुब्रा, जास्कर, हुंजा, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है सारी, मतलब कि लद्दाख होती हुई बाल्टिस्तान होती है और गिलगित होती हुई जम्मू में बहती हुई आती है। और कौन कौन सी सहायक नदियां उसकी, श्योक, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ऊपर जम्मू कश्मीर की ट्रिब्यूटरी, जम्मू कश्मीर में, वैसे इंडस की तो अलग है और भी, लेकिन ऊपर इंडस की जो जम्मू कश्मीर के नजदीक होती है वो श्योक, नुब्रा, जास्कर और हुंजा, ये वहां के लोकल नेम मिले हैं उसे, जब वो कश्मीर में होती है, जब वो इंडस कश्मीर में होती है तब उसके लोकल नेम है। और फिर जब वो पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है तब उसकी पांचों ट्रिब्यूटरी उसमें आके मिल जाती है। कौन सी, इंडस की मिलती है ट्रिब्यूटरी, कौन कौन सी, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सतलुज,
ये हो गई अलग ट्रिब्यूटरी। लेकिन ऊपर जम्मू कश्मीर में मिलने वाली जो 3 ट्रिब्यूटरी 4 ट्रिब्यूटरी वो श्योक, नुब्रा, जास्कर और हुंजा, इस तरह से चारों वहां से मिल जाती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी और कहां कहां से बनके वो चल रही है, कहां कहां से बनके वो चल रही है। देखो ये मैंने मैप दिखाया हुआ आपको, आप देख पा रहे हैं मैप, अच्छे से समझ लीजिए इसको एक बार। देखिए ये मैंने जो बनाया है ना, यहाँ पे ये वाटर डिवाइडर है। वाटर डिवाइडर को एक बार ध्यान समझिए, इंडिया के बीचों बीच से निकल रहा है वाटर डिवाइडर। अब मैं बताऊंगा वाटर डिवाइडर क्या होता है। आप देख पा रहे हो वाटर डिवाइडर इंडिया के ये इधर से होते हुए आ रहा है। लोकेशन फिर देख लीजिए, यहाँ चाइना से शुरू हुआ और उत्तराखंड में आ गया, उत्तराखंड से होते हुए फिर हरियाणा के बराबर से होते हुए हरियाणा के अंबाला, हरियाणा के अंबाला से होता हुआ फिर आगे और गुजरात के नजदीक से होता हुआ एमपी, एमपी से होता हुआ फिर आगे की तरफ ये बहता हुआ आ रहा है और जो नीचे वेस्टर्न कोस्टल एरिया के बराबर बराबर फिर निकल जाता है। इस वाटर डिवाइडर का मतलब है कि आधी नदियां इस वाटर डिवाइडर के इधर जाएंगी और आधी नदियां उधर जाएंगी। इस वाटर डिवाइडर का मतलब ये है कि ये ढाल है, ये इंडिया का ढाल है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। इस हिसाब से, इस ऊंचाई के हिसाब से आधी नदियां तो अरेबियन सी में जाएंगी, इस ऊंचाई के हिसाब से आधी नदियां उधर जाएंगी। इसीलिए इसको वाटर डिवाइडर कहा गया है, इसीलिए इसको वाटर डिवाइडर कहा गया है, वाटर डिवाइडर उसको कहा गया है। ओके, अब देख लीजिए मैप पे, आप मैप पे देखिए ये हो गई इंडस जो ऊपर से बहती हुई आ रही है इधर, और इसकी पांचों नदियां चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम। झेलम सबसे ऊपर है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास और सतलुज है। ठीक है, और फिर वो आके पाकिस्तान में चली जाती है। ये जगह जो है ये मिठान कोट है, ये जो पाकिस्तान की जगह है ये मिठान कोट है, जहां पर ये पांचों इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है और ये पंजाब का निर्माण करती है। अब आप देख सकते हो कि इन पांचों नदियों ने इतना एरिया बनाया है, आप देख सकते हो इन पांचों नदियों ने इतना बनाया, ये सारा पंजाब है, ये सारा पंजाब है। इसीलिए 5 नदियों के आब क्षेत्र को कहते हैं पंजाब, जो आधा पाकिस्तान में और आधा आधा जो है कहां है, जो इंडिया में और आधा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब, 5 नदियों का बना हुआ। ओके, अब बात करते हैं कि उसके बाद उधर वाली गंगा। देखिए गंगा ये देखो यहाँ से, क्योंकि ये तो वाटर डिवाइडर हो गया, ये वाला हो गया वाटर डिवाइडर। अब वाटर डिवाइडर के जस्ट नीचे से चलेगी ये, वाटर डिवाइडर के जस्ट नीचे से चलेगी, नीचे से चलेगी ये। ठीक है, वाटर डिवाइडर के जस्ट नीचे से चलेगी, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की ट्रिब्यूटरी, और आगे बहती हुई चली जाएगी यहाँ पे। और ऊपर की साइड से आ रही है, ऊपर की साइड से आ रही है, कौन सी ऊपर की साइड से आ रही है, ठीक है, ऊपर की साइड से आ रही है फिर घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई। और फिर गंगा यमुना में आगे संगम होता है, ये रहा इलाहाबाद का, देखो ये रहा, ये है इलाहाबाद का, तीनों नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। और ऊपर से आ रही घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी जो बिहार में तबाही करती है, देखो ये रही, इस जगह पर कोसी जो है बिहार में तबाही करती है, इस जगह पर, इस जगह पर बिहार में तबाही करती है। और फिर गंगा उसकी पैरल बहती हुई यमुना, यमुना जो है वो है, ठीक है, ओके, तो ये हो गई यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा और सोन, ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बहती हुई उसमें बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये हो गई महानदी, आप देख पा रहे हो महानदी है वाटर डिवाइडर के उस साइड में। ये वाटर डिवाइडर अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, वाटर डिवाइडर के उधर से जाएंगे उधर की साइड, वाटर डिवाइडर के इधर से आएंगे इस साइड में, नर्मदा और तापी देखो बीचों बीच से आ रही है, इस वाटर डिवाइडर के बीचों बीच से आ रही है। ठीक है, वाटर डिवाइडर के बीचों बीच आ रही है। ओके, तो देखिए ये होगी नर्मदा, ये होगी ताप्ती और इधर आ गई, और वो होगी महानदी, इस पे हीराकुंड डैम बना हुआ है यहाँ पे उड़ीसा में, हीराकुंड डैम। और ये हो गई आपकी गोदावरी, ये गोदावरी होगी जो कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी ही है और बहुत पुरानी है। साउथ के लोग गोदावरी की पूजा करते हैं, उसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बहुत पुरानी नदी है ये और बहुत ही बेहतरीन, वहां के लोग इसकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और गोदावरी नदी है। ठीक है, आगे देखिए फिर नीचे वाली तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जो कि तमिलनाडु की तरफ चली जाएगी आगे। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा, तो तुंगभद्रा पर नदी पर बना हुआ तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा पर बना, और उसके बाद है कावेरी, और लास्ट वाली है कावेरी। ठीक है, लास्ट वाली है कावेरी। ओके, तो ये कावेरी हो गई और ये तुंगभद्रा, ये कृष्णा हो गई। ठीक है, तो ये आपका मैप है पूरा, और ये हो गया आपकी ब्रह्मपुत्र,
ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सांको नदी से होती हुई ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको मैप में जो बना रखा है वो पूरा आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने मैप आपको समझाया था पूरा। ठीक है, ओके जी, ओके। पूरा मैप हमने समझ लिया कि कैसे कैसे वाटर डिवाइडर के इधर और वाटर डिवाइडर के उधर कैसे रिवर बहती है। वाटर डिवाइडर के उधर एक बार देख लेते कौन कौन सी। गंगा वाटर डिवाइडर के उधर है, पूरा गंगा सिस्टम वाटर डिवाइडर के उधर है, और पूरी महानदी उधर है, गोदावरी भी उधर है, कृष्णा भी उधर है। तो वाटर डिवाइडर से उधर मतलब उधर का बहाव है, रिवर का उधर बहाव है। और ये हो गया वाटर डिवाइडर के इधर, तो ये हो गया इंडस का बहाव इधर हो गया, और लूनी का बहाव भी इधर हो गया, साबरमती का भी इधर हो गया, और गंगा और नर्मदा और ताप्ती का भी इधर हो गया। तो भाई इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर डिवाइडर। जिस बच्चे ने वाटर डिवाइडर को समझ लिया वो समझ लो नदियों के सिस्टम को समझ गया, कौन सी नदी किधर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। कौन सी नदी है पहले इसकी ट्रिब्यूटरी? झेलम। झेलम नदी शेषनाग झील से वेरीनाग झील से निकल के चलती है। वेरीनाग झील से शेषनाग झील से निकल के चलती है। पीर पंजाल को जो माउंटेन रेंज है वहां से बन के चलती है। वेरीनाग झील से पीर पंजाल रेंज से बन के चलती है। ठीक है, और कौन सी घाटी है वो? कश्मीर घाटी। जहां पर ये पीर पंजाल की रेंज है वो कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी से, वैली ऑफ कश्मीर से पीर पंजाल रेंज से वेरीनाग नाम की जगह से बढ़ के चलती है। उसकी जगह पर शेषनाग भी वहां पर झील है। शेषनाग झील, वेरीनाग झील, वहां से ये झेलम बन के निकलती है। कई बार इसको याद करने के लिए बच्चों को ये कह देते हैं भाई झेलम को याद कैसे करें, झेलम कहां से बन के चल रही है। तो हम झेलम के बारे में बात करते हैं। झेलम जो है ना वो झेलम शेषनाग झील से बन के निकल रही है। शेषनाग मतलब शेषनाग के जहर को झेलना आसान नहीं है, तो झेलम मतलब जहर झेलना। ठीक है, तो झेलम तो शेषनाग झील से बनकर वो चल रही है झेलम नदी। ठीक है, और फिर ये जो है श्रीनगर होते हुए, देखो कश्मीर की वैली से होते हुए आई और श्रीनगर होते हुए आई और बुल्लर लेक में अपना पानी डाल दिया। इंडिया की सबसे मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। बुल्लर झील जो उसमें है वहां पर सबसे मीठे पानी, उसमें अपना पानी ड्रेन करती है, मतलब बर्फ का पिघला हुआ पानी बुल्लर लेक में चला जाता है। झेलम का पानी बुल्लर लेक में चला जाता है। तो बुल्लर लेक बहुत टूरिस्ट पॉइंट है, सारे लोग आते हैं विदेशों से, बहुत बढ़िया ढंग से जो काम होता है वहाँ पे। तो ये सारा झेलम का हो गया। अब उसके बाद दूसरी इंडस की ट्रिब्यूटरी दूसरी जो है चिनाब, उस चिनाब के बारे में समझ लेते हैं। चिनाब नदी के बारे में क्या है, कैसे उसका जो पॉइंट है कैसे क्या है, तो वो समझ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको चिनाब में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चिनाब के बारे में, चिनाब नदी जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल ये हमने समझ लिया था अभी। ठीक है, और उसके बाद में देखिए चिनाब नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इसकी उस समय जो नदियां, दो नदियां बन के चलती है, चंद्र और भागा नदी। हिमाचल प्रदेश में दो नदियां होती है, हिमाचल प्रदेश में दो नदियां होती है जिसका नाम है चंद्र और भागा, और बाद में दोनों मिल जाती है, दोनों मिल जाती है और चिनाब बन जाती है। ठीक है, और 1180 किलोमीटर बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इंडिया में टोटल कितना एरिया है? 1180 किलोमीटर का, और फिर बाद में बहती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब चिनाब नदी हो गई, उसके बाद बात करते हैं रावी नदी। इंडस ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये। रोहतांग पास जो है, मतलब कि जो जोजिला पास, रोहतांग पास दिख फोन दिख, ठीक है, ठीक है, वो जोजिला पास और रोहतांग पास से होती हुई वो जाती है, और फिर बहती हुई, ठीक है, बहती हुई कहाँ पे? रोहतांग पास से बहती हुई कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी होते हुए वो हिमाचल प्रदेश में चली जाती है। और हिमाचल प्रदेश में जाते हुए फिर बाद में हिमाचल प्रदेश में जाते हुए चंबा घाटी से होती हुई पीर पंजाल की पहाड़ियों से होती हुई फिर वो धौलाधार रेंज में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? धौलाधार माउंटेन रेंज में चली जाती है। ठीक है, धौलाधार माउंटेन रेंज में चली जाती है। ठीक है, और फिर बाद में गंगा के साथ, सॉरी इंडस के साथ वो मिल जाती है। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए आगे आगे हम समझ लेते हैं रावी के बारे में ही। दोबारा देख लो एक बार। वेस्ट रोहतांग पास से होती हुई कुल्लू घाटी से होती हुई हिमाचल प्रदेश में आती है, कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश में आती है, रोहतांग पास से होती हुई चंबा घाटी में आती है, और पीर पंजाल की रेंज से होती हुई पहाड़ी से होती हुई धौलाधार रेंज में चली जाती है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर की जो ट्रिब्यूटरी है वो ब्यास नदी है। ब्यास
व्यास, ऋषि व्यास, हमारे इंडिया के बहुत फेमस ऋषि हुए वो ऋषि व्यास। तो उन ऋषि व्यास के नाम पर व्यास कुंड से बनकर चलती है ये नदी, व्यास नदी। व्यास नदी व्यास कुंड से बनकर चलती है 4000 मीटर की ऊंचाइयों से, 4000 मीटर की ऊंचाइयों से बनकर चलती है व्यास नदी, ठीक है। और रोहतांग पास से होती हुई, रोहतांग पास से होती हुई आगे वो बहती है, ठीक है। रोहतांग पास से बहती हुई आगे चली जाती है और कुल्लू घाटी में बहती है। धौलाधार की पहाड़ियां जो वहां उनके अंदर बहती है, पंजाब के मैदान में फिर आ जाती है। और फिर यहाँ पर सतलुज नदी से हरिके बांध पर, हरिके डैम है वहां पे, हरिके डैम में मिल जाती है। व्यास नदी दोबारा देख लेते हैं, व्यास कुंड से निकलती है, 4000 मीटर का एलिवेशन हो गया, हाइट हो गई, रोहतांग पास से होती हुई आती है और कहाँ, कुल्लू घाटी में बहती है। फिर कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार रेंज से होती हुई, धौलाधार पहाड़ियों से होती हुई फिर वो आगे बढ़ जाती है, पंजाब के मैदान में आ जाती है और फिर सतलुज में ज्वाइन हो जाती है। व्यास नदी सतलुज में ज्वाइन होती है, ठीक है। और फिर पांचवी नदी होगी सतलुज। सतलुज बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। सतलुज बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। हर्षिता आवाज आपकी नेटवर्क, मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू होगा, आपका आवाज आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो सतलुज नदी जो है वो रोहतांग, ठीक है। सतलुज नदी जो है वो जो है, सतलुज नदी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है और राक्षस ताल से होती हुई, राक्षस ताल से होती हुई, राक्षस ताल से होती हुई वो आगे आती है। राक्षस ताल कहाँ है? तिब्बत में है, ये तिब्बत में है, ये तिब्बत से होती हुई वो 4555 किलोमीटर की ऊंचाई से आती है। वो सतलुज नदी की ऊंचाई जहां से वो बह के निकलती है राक्षस ताल से तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाइयों से वो बह के चलती है, ठीक है। वहां से बन के वो चलती है, ठीक है। और ये हो गई पांचवी। तो देखो दोबारा देख लो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना। झेलम, वेरीनाग झील, पीर पंजाल से कुल्लू घाटी हुई, कश्मीर घाटी हुई आती है आगे और गुलर लेक में पानी ड्रेन कर देती है और चेनाब को ज्वाइन करती है। दूसरी वाली चिनाब, चिनाब की दो नदियां हैं, चंद्र और भागा, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई आती है और पाकिस्तान में फिर चली जाती है, लेकिन इंडिया में कितना किलोमीटर तय करती है? 1180 किलोमीटर। फिर रावी नदी ये रोहतांग पास से होती हुई, कुल्लू घाटी से होती हुई, कुल्लू घाटी से होती हुई आती है, कुल्लू घाटी से होती हुई आती है और चंबा वैली में चली जाती है। पीर पंजाल से होती हुई फिर आगे आ जाती है वो, ठीक है। पीर पंजाल से होती हुई चली जाती है और धौलाधार रेंज में आगे बढ़ जाती है। व्यास नदी व्यास कुंड से बहती हुई चलती है, 4000 मीटर से ऊंचाई से आती हुई, 4000 की ऊंचाई से आती हुई, ठीक है, ठीक है। तो वहां से आती हुई और कुल्लू घाटी में चली जाती है और धौलाधार रेंज से होती हुई पंजाब लेक में एंटर करती है और सतलुज नदी के किनारे सतलुज नदी से मिल जाती है हरिके बांध पर। और सतलुज नदी आखिरी में राक्षस ताल से बहती हुई 4555 मीटर की ऊंचाइयों से तिब्बत नदी, तिब्बत से होती फिर वो आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और अगले लेक्चर में हम गंगा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बस गंगा के बारे में, ठीक है। अगले पार्ट में हम गंगा के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका ड्रेनेज का चैप्टर पूरा जो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए गंगा नदी के बारे में, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है। याद है भागीरथी और अलकनंदा, मैंने बताया था आपको, भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिक्स होती है और फिर मैदान में एंटर कर जाती है। कहाँ एंटर कर जाती है? मैदान में। कहाँ पर? हरिद्वार में, हरिद्वार में, ओके। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से बहती हुई गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के नजदीक से होती हुई, गंगा नदी गोमुख से होती हुई जो है आगे बढ़ती है और उत्तराकाशी गोमुख से होती है 3900 मीटर की ऊंचाई से बहती हुई वो आगे बढ़ती है और उत्तराकाशी उत्तराखंड में होती है फिर आगे नीचे जाती है और देवप्रयाग में दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ठीक है। और हरिद्वार में आकर वो नॉर्दर्न प्लेन में एंटर हो जाती है। अभी 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई उस समय उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने गंगा को साफ करने का प्लान बनाया। गंगा जो कि गंदी हो चुकी थी पूरी तरह से, गंगा में कचरा है, गंगा में बहुत सारे लोग ड्रेन करते हैं, उसमें जो ड्रेनेज जो उनका जो है बहुत बुरा हो चुका था। मतलब कि लोग जो है ना सीवर का पानी उसमें डाल देते हैं, फैक्ट्रियों का पूरा वेस्ट उसमें डाल देते हैं, गंगा क्या पूरी तरह मैली हो चुकी है। उस गंगा को, हमारी पवित्र गंगा को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, मतलब कि गंगा को साफ भी करना है और गंगा के आसपास के एरिया को जंगल लगाना है उस पे और एकदम बढ़िया ढंग से उसको हरा भरा कर देना है। तो ये है नमामि गंगे प्रोग्राम।
इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन, ठीक है, और इसे फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा गया है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसे यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में शुरू कर रखा है, उसके बाद में आज तक वो चल रहा है, लगभग उसकी पार्ट हो चुके हैं, 1-2 पार्ट हो चुके हैं। और फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि गंगा में पोल्यूशन को रोका जाए, इफेक्टिव अबेंडमेंट ऑफ पोल्यूशन इन गंगा रिवर, उसको रोका जाए किसी तरह से। और इस प्लान के मेन पिलर है सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाए, गंगा में उसे ना छोड़ा जाए। दूसरा, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाए, नदी का जो मेन फ्रंट है उसका डेवलपमेंट किया जाए, आसपास जंगल लगाया जाए, एफोरेस्टेशन के अलावा फिर जो पब्लिक अवेयरनेस भी की जाए, लोगों को गंगा गंदा न करने दें, गंगा की नदी को, गंगा के पानी को गंदा मत करने दो, लोगों को अवेयर करो। ऐसा एक प्रोग्राम इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया 2014 में यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, जून 2014 में शुरू किया गया था। तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, और अगले पार्ट में जो है, इस लेसन में हम अगले पार्ट में और बाकी की चीजें फिर समझ लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा 3-4 टाइप का पैटर्न, डेंड्रिक पैटर्न, ट्री लाइक, रेडियल पैटर्न, ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हिल्स के ऊपर से पानी बह रहा है, ऑल डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ट्रेलिस पैटर्न मतलब कि पैरेलल बहती हुई राइट एंगल से ज्वाइन करेगी रिवर, और सेंट्रीपिटल मतलब हो गया डिस्चार्ज ऑल डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन से पानी आएगा और किसी कुंड में जमा हो जाएगा। तो ये हो गया डेंड्रिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, सेंट्रीपिटल, ठीक है। और फिर 2 टाइप की नदियां, अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल की हम हिमालय रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, एवर फ्लो रिवर, हिमालयी रिवर जितनी भी है वो एवर फ्लो है, वो हमेशा बहती है, इसलिए उनको एवरग्रीन भी बोलते हैं, एवर फ्लो भी कहते हैं। तो इंडस हो गई, इंडस का कवरेज एरिया टोटल 11,65,000, इंडिया में कितना बह रही है 3,21,000 है, ठीक है, 3,21,000 है, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा सिंधु नदी भी कहते हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर जो ग्लेशियर से बह के निकलती है और कैलाश माउंटेन से निकल के चलती है, ये लद्दाख बहती हुई बाल्टिस्तान होती हुई गिलगित होती हुई जम्मू आती है और तिब्बत से बह के निकलती है। इसकी टोटल जो हाइट है जहां से बन के चलती है वो 4,164 मीटर की हाइट से बह के चलती है ये, ओके। और ये हो गई श्योक, इसकी वहां की ट्रिब्यूटरी, ये नुब्रा हो गई, ये जास्कर हो गई, हुंजा जो जम्मू कश्मीर उसकी ट्रिब्यूटरी, लोकल ट्रिब्यूटरी। जमुना की इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, शेषनाग झील, वेरीनाग झील से पीर पंजाल होते हुए बहती है, जो कश्मीर वैली से होती हुई गुल्लक लेक में अपना पानी ड्रेन करती है, श्रीनगर बहते हुए आती है और ये चिनाब को ज्वाइन करेगी। झेलम डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलेगी, झेलम डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलेगी, वो पहले किसको ज्वाइन करेगी, चिनाब को ज्वाइन करेगी। तो चिनाब के बारे में समझ लेते हैं। चिनाब नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इसे चंद्र और भागा 2 मिलकर नदियां मिलकर बनाती है। हिमाचल प्रदेश में 1180 किलोमीटर बहते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है चिनाब नदी। अब बात करते हैं रावी की नदी के बारे में। तो रावी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये वेस्ट रोहतांग पास से बन के चलती है, कुल्लू घाटी से होती हुई हिमाचल प्रदेश से होती चंबा वैली में आ जाती है और ये पीर पंजाल पहाड़ियों से निकलती हुई, धौलाधार पहाड़ियों से निकलती हुई आगे बढ़ती रहती है रावी नदी। और रावी नदी के किनारे पर हमने पहला इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को 1930 में मनाया था। 26 जनवरी को 1930 में पहला इंडिपेंडेंट डे बनाया था और उसी इंडिपेंडेंट डे की याद में हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही मनाया जाता है हमेशा। 1950 में पहली बार मनाया गया रिपब्लिक डे और बाद में आज तक मना रहे हम 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था रावी नदी के किनारे, ओके। तो रावी नदी हो गई, फिर चौथा हो गया, चौथे नंबर पे है ये ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है 4000 मीटर की हाइट से, रोहतांग पास होते हुए, कुल्लू घाटी बहते हुए, धौलाधार पहाड़ियों से बहते हुए पंजाब के मैदान में आती है और फिर सतलुज नदी के साथ वो ज्वाइन हो जाती है हरिके बांध पे, हरिके बांध पर वो ज्वाइन करती है, ठीक है। और सतलुज नदी जो आखिरी 5वीं नदी है, सबसे बढ़िया नदी, जिसपे भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है नंगली विलेज का, जिससे रिवर जो है उससे जो बिजली बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये कितने ऊंचाई पर, राक्षस काल से 4555 मीटर की हाइट से तिब्बत से बहती हुई आती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से निकलती है,
गंगा रिवर सिस्टम गंगोत्री से गोमुख से निकलती है 3900 मीटर की हाइट से उत्तराकाशी होते हुए उत्तराखंड होते हुए वो आती है और देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा, और फिर बाद में हरिद्वार में वो गंगा नॉर्दर्न प्लेन में एंटर करती है। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया 2014 की जून में, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू है ये, ठीक है, और इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन शुरू किया गया है ताकि नदी को साफ भी किया जाए और आसपास के एरिया को ठीक भी किया जाए, ठीक है। तो ये है नमामि गंगे प्रोग्राम, इसके थ्रू आप लोग देखोगे पोल्यूशन का कम भी हुआ है गंगा में, और जो है लॉकडाउन की वजह से तो काफी ठीक हो गई गंगा, बहुत बढ़िया साफ हो गई है गंगा का पानी, उसका जो पीएच वैल्यू बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है। और देखिए रिवर जो इसमें जो मेन पिलर है इस नमामि गंगे प्रोग्राम की, इस सीवरेज का पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, गंगा के ये रिवर फ्रंट को जो है ठीक किया जाए, रिवर फ्रंट को ठीक किया जाए, और एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाए जाए और पब्लिक की अवेयरनेस की जाए, ये इस प्लान का पूरा हिस्सा है। तो इस पार्ट 1 में हम यहाँ इतना ही करेंगे बस, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में गंगा और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।